जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली एजीटीए भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता रहता हूं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ओरेवैंकी प्रजाति सहखरपतवार है। ओरेवैंकी प्रजाति जो है कि सहखरपतवार है किसका? तंबाकू का। तंबाकू का ओरेवैंकी प्रजाति जो है कि सहखरपतवार है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, ओरेवैंकी जो है कि फूल गोभी, पात गोभी, टमाटर, सलजम, सनफ्लावर, लूसन, पटसन एवं अनेक सोलेनेसी फैमिली के पौधे के भी सहखरपतवार हैं। तो याद रखिएगा, सोलेनेसी फैमिली के अन्य जो है कि फसलों के भी ये सहखरपतवार हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान 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 फसल चक्र इंगित करता है। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना जो है कि किसको इंगित करता है? मोनोकल्चर को। किसको? मोनोकल्चर को। जैसे एक ही आपके पास क्षेत्र है, उस पर लगातार आप 3 बार धान ही फसल उगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोकल्चर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे कि धान उगाया जाता है, तब इस प्रकार की खेती को एकल सस्यन कहते हैं। और इसी सघनता याद रखिएगा, एकल सस्यन की सघनता हमेशा होती है 100%। कितनी? 100%। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोकल्चर में फसल की सघनता क्या होती है? 100% होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवधि है। गेहूं की फसल बोने के बाद क्रॉप वीट कंपटीशन जो है कि बुआई के कितने दिन बाद होती है? तो बुआई के 25 से 31 दिनों के बाद जो है कि गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। वहीं एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गेहूं की फसल में इरिगेशन की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? CRI स्टेज कब आती है? तो ये भी याद रखिएगा, 21 से 25 दिन। बुआई के 21 से 25 दिन जो है कि क्या होता है? गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है इरिगेशन के लिए। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक तो पूछा ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया सुपर ग्रेनुअल का प्रयोग लाभकारी है। यूरिया सुपर ग्रेनुअल का प्रयोग जो है कि कब लाभकारी होता है? कब होता है? जल भराव वाली मृदा में। किसमें? जल भराव वाली मृदा में। तो बात करें यूरिया के दाने अर्थात 1 से 4 ग्राम वजन हो। कितना? 1 से 4 ग्राम वजन का प्रत्येक दाना का निर्माण किया जाता है। जब इन बड़े दानों को मृदा में अपचयी क्षेत्र में डाला जाता है, तब नाइट्रोजन क्षय बहुत कम हो जाता है। इसलिए यूरिया सुपर ग्रेनुअल का प्रयोग लाभकारी होता है जल भराव वाली मृदाओं में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है। भारतवर्ष में किस फसल में जो है कि उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है? तो किस फसल में होती है? गेहूं में। किसमें? गेहूं में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला मृदा में वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। एजोला जो है कि मृदा में वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है, तो कितना कर सकता है? कितना कर सकता है? 251 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक, 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक, 451 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एजोला जो है कि मृदा में वातावरण से कितना? 80 से, नोट कर लीजिएगा, 80 से 670 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद होता है कि एजोला जो है कि मृदा में वातावरण से 80 से 670 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और इन चारों में से राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट नवीनतम विकसित प्रजाति है। सम्राट नवीनतम जो है कि किसकी जो है कि विकसित प्रजाति है? तो किसकी विकसित प्रजाति है? मूंग की। किसकी? मूंग की प्रजाति है जो कि सम्राट
नवीनतम। याद रखिएगा ये नवीनतम वैरायटी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट फसल का उदाहरण है। मिलेट फसल का उदाहरण क्या है? तो बाजरा जो है कि मिलेट फसल का उदाहरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाजरा के बारे में 2-3 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। बात करें बाजरा की बुआई की, तो इसका सीड रेट क्या हो जाता है? 5 से 6 किलोग्राम। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो कि इसका बाजरे का सीड रेट हो जाता है। वहीं ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, इन चारों में से किसकी जो है कि सूखा सहने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो कौन हो जाता है? बाजरा। ड्रॉट रेजिस्टेंस कौन होता है? बाजरा हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए एजीटी अभ्यर्थियों के लिए रिवीजन की क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल जो दाल व तेल दोनों के लिए उपयोगी है, इन चारों में से वो कौन ऐसा फसल है जो कि दाल व तेल दोनों के लिए उपयोगी है? तो आप सभी को पता होगा, सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा फसल है जो कि दलहनी और तिलहनी दोनों में आती है। तो बात करें सोयाबीन में ऑयल परसेंटेज की, तो सोयाबीन में ऑयल परसेंटेज होती है कितना? 20%। और वहीं प्रोटीन परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन परसेंटेज होती है 40%। तो देखिए, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सोयाबीन में जो है कि ऑयल परसेंटेज और प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ऑयल परसेंटेज पूछेगा तो 20%, प्रोटीन परसेंटेज पूछेगा तो 40% हो जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि सोयाबीन जो है कि दलहनी और तिलहनी दोनों में आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वरण के प्रभावी न होने का कारण है। पीढ़ी में उपज के गुण के लिए जो है कि वरण के प्रभावी न होने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो अपलवंशागतित्व, वातावरण का अधिक प्रभाव, ये दोनों हो जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वरण के प्रभावी न होने का कारण हो जाता है अपलवंशागतित्व, वातावरण का अधिक प्रभाव, ये दोनों हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की अंतः प्रजातों का अनुसरण करते हैं। मक्के की अंतः प्रजातों का अनुसरण जो कि किस तरह करते हैं? तो मुक्त परागण से। किससे? मुक्त परागण से करते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उत्परिवर्तन सामान्यतः प्रेरित करते हैं। रासायनिक उत्परिवर्तन सामान्यतः प्रेरित करते हैं, किसको प्रेरित करते हैं? तो जीन उत्परिवर्तन को। किसको? जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जेनेटिक्स के आप सभी के एग्जाम में 10 नंबर आने तय हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मप्लाज्म का सिद्धांत दिया था। जर्मप्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वीजमैन ने। किसने दिया था? वीजमैन ने। और कब दिया था? सन 1834 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, जर्मप्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? वीजमैन ने। कब दिया था? 1834 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीज के भ्रूणपोष में होते हैं। किसी बीज के भ्रूणपोष में क्या होते हैं? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम। तो ये सभी होते हैं। किसी बीज के भ्रूणपोष में जो है कि ये सभी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 प्रकार के पौधे में एक अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एटीपी अणुओं की संख्या है। C3 प्रकार के पौधे में एक अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 हो जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को याद करने का एक ट्रिक है, दिया है C3 पौधे में और कितने एटीपी अणु? 3 एटीपी अणु। तो इनको याद कर लीजिएगा। C3 पौधों में पूछेगा कितने एटीपी अणु? तो 3। ऐसे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं और ये कभी आपको नहीं भूल सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरावस्था के विरुद्ध प्रभावी हार्मोन का उदाहरण है।
जरावस्था के विरुद्ध जो कि प्रभावी हार्मोन का उदाहरण कौन आता है? साइटोकाइनिन। कौन आता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को जो कि एंटीजिब्रेलिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह जरावस्था को विरुद्ध में प्रभावी हार्मोन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खैरा रोग का कारक है। धान में जो खैरा रोग लगता है उसका कारक क्या है? तो जस्ते की कमी। किसकी? जिंक की कमी। और इसकी खोज किसने किया था? तो वाई.एल. नैने ने। किसने किया था? वाई.एल. नैने ने। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जाता है कि धान के खैरे रोग का पता किसने लगाया था? तो वाई.एल. नैने ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। पूसा मेघाली जो है कि किसकी उन्नत किस्म है? तो गाजर की। पूसा मेघाली जो है कि गाजर की एक उन्नत किस्म है और यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है कि विकसित किया गया है। जड़ की बात करें तो इसका जड़ जो है कि नारंगी कलर का होता है। किस कलर का? नारंगी कलर का। और इसका गूदा भी जो है कि नारंगी कलर का ही होता है। तो याद रखिएगा, पूसा मेघाली जो है कि गाजर की उन्नत किस्म है जो कि IARI के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया है। धनिया क्या है? स्वपरागित है या फिर परपरागित है, या फिर स्व एवं परपरागित दोनों है? तो बात करें धनिया की, तो धनिया जो है कि परपरागित है। क्या है? धनिया जो है कि परपरागित है। तो आइए कुछ अन्य फसलों को भी समझते हैं जो कि परपरागित हैं। तो बात करें लौकी। लौकी, गाजर, मिर्च, ये तीनों जो है कि परपरागित हैं। और स्वपरागित की बात करें तो स्वपरागित में आ जाते हैं हमारे धान, गेहूं, मटर, धान, गेहूं, मटर, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। और वहीं बात करें स्व एवं परपरागित दोनों की, तो स्व एवं परपरागित दोनों हो जाते हैं ज्वार और अरहर। कौन कौन से हो जाते हैं? ज्वार और अरहर। तो इन तीनों को याद रखिएगा। देखिए, आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन स्वपरागण, परपरागण एवं बहुधा परपरागण, इन तीनों में से एक तो 100% पूछा ही जाना है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% फंस सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति जो कि कब घोषित की गई? सन 1991-92 में। कब? सन 1991 और 92 में। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछली बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था किसानों के उपज का उचित मूल्य दिलाना। किसका उद्देश्य था? राष्ट्रीय कृषि नीति की, जिसका जो है कि घोषणा हुआ था 1991-92 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार की मुख्य विधि है। जनसंचार की इनमें से कौन सी जो है कि मुख्य विधि है? तो कौन सा मुख्य विधि हो जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार की मुख्य विधि है। तो इन चारों में से जनसंचार की मुख्य विधि कौन सी होती है? तो समाचार पत्र। कौन सा होती है? समाचार पत्र। देखिए, आप सभी के एग्जाम में ऑडियो विजुअल और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार की मुख्य विधि है। जनसंचार की मुख्य विधि कौन सी होती है? समाचार पत्र। सबसे अच्छी विधि जो है कि समाचार पत्र हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पद्धति के मूल्य को दर्शाने की उत्तर विधि है। नई पद्धति के मूल्य को दर्शाने की उत्तर विधि कौन सी होती है? परिणाम प्रदर्शन। कौन सी होती है? परिणाम प्रदर्शन। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे चार्ट में तथ्य प्रस्तुत होते हैं। एक जो अच्छा चार्ट बनाता है उसमें तथ्य कैसे कैसे प्रस्तुत होते हैं? तो अंकों तथा चित्रों दोनों में, अंकों तथा चित्रों दोनों में जो है कि एक अच्छे चार्ट में तथ्य प्रस्तुत हो पाते हैं,
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है एक। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? प्रक्रिया है, उत्पाद है, प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन जो कि एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंस्थागत संप्रेषण विधि है। असंस्थागत संप्रेषण की विधि कौन सी होती है? पारिवारिक सदस्य। कौन सी होती है? पारिवारिक सदस्य। याद रखिएगा। साथियों, ये रहे आपके एजीटी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।